नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। केरल में हुई एक फीमेल एलिफेंट की मौत का हम सबको दुख पहुंचा, या यूं कहिए वो मौत नहीं, वो एक मर्डर था। और इसके बाद हम सब में भावनाओं का एक समुंदर, एक लहर उठी। ये बहुत अच्छी बात थी, ये जान के बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ इस बात का बहुत बड़ा दुख हो रहा था कि हमने एक एलिफेंट को, एक फीमेल एलिफेंट को जो प्रेग्नेंट थी, वो ऐसी कुछ हरकतों की वजह से खो दिया। और ये घटना हम पे, हमारी इंसानियत पे कई सारे सवालिया निशान छोड़ गई है। आज हम कोशिश करेंगे उन चीज़ों को समझने की कि ये चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा सिस्टम क्या कर रहा है और होना क्या चाहिए। इस घटना को अगर दो लाइन में समझें तो बात ये कि वो फीमेल एलिफेंट भोजन की तलाश में गांव में आ गई थी, या फिर यूं कहिए रिहायशी इलाके में आ गई थी। और कुछ लोगों का कहना है कि उसे किसी ने फायर क्रैकर्स भर के पाइनएप्पल खिला दिया, या फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो उसने गलती से खा लिया, किसी ने इंटेंशनली नहीं खिलाया था। जो भी था, उसकी मौत का कारण यही था कि उसके मुंह में वो फट गया और उसका मुंह बुरी तरह से जख्मी हो गया। वो कुछ भी खा नहीं सकती थी। वो पानी में कुछ दिनों तक खड़ी रही। कुछ लोगों का कहना है कि 3 दिन तक खड़ी रही, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ घंटों तक खड़ी रही, लेकिन उसे निकालने की कोशिशें नाकामयाब रही और वो वहीं पे मर गई। बाद में ये भी पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर प्रेग्नेंट नहीं भी होती तो भी हम इस मौत को, इस हत्या को जस्टिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे जो सोचने वाली बात है वो ये कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है? नहीं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन किसी कारणों से, या फिर सोशल मीडिया कहिए, ये केस हाईलाइट हो गया है। अच्छा है, कम से कम अगर ये केस हाईलाइट हुआ तो हम इस बारे में बात तो कर रहे हैं। शायद इसका कोई सोल्यूशन भी निकले, आगे से किसी वाइल्ड एनिमल के साथ ऐसी घटना ना हो। ये सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो हर साल अलग अलग नंबर में हाथी मरते रहते हैं। उसके 4 मेन कारण होते हैं: पॉइजनिंग, जहर खिलाना; पोचिंग, उनका शिकार करना; एक्सीडेंट और इलेक्ट्रोक्यूशन। ये 4 बड़े रीजन हैं जिसकी वजह से हाथियों की मौत होती है। और हम हर साल एक बड़े नंबर में हाथियों को खोते रहते हैं। वो भी तब जब सारे सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं इनको बचाने के। हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, काम कर रही हैं, लोगों को अवेयर कर रही हैं। लेकिन कभी कभी जब ऐसे केस देखते हैं तो लगता है कि ये उनका काम, ये अवेयरनेस सिर्फ कागज़ों तक सीमित है, ये ग्राउंड पे नहीं पहुंचा है। अब इसके बाद जो सोशल मीडिया पे जो शुरू हुआ वो ये कि बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि केरला सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है, फिर भी वहाँ पे ऐसे काम होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों को ऐसे हेट्रेड में कन्वर्ट ना किया जाए, क्योंकि इसमें पूरे राज्य ने मिलकर नहीं मारा है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, या फिर अगर उनकी ये माने कि गलती से हुआ तो भी इसमें पूरे राज्य को दोषी ठहराया जाना ठीक नहीं है। लेकिन इससे ये बात भी कहीं प्रूव नहीं होती है कि हमें इनसेंसिटिव हो जाना चाहिए, हमें इनको मारने की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। ये मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, और हमें इसे बनाना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि फालतू के आर्गूमेंट्स लाके हमें मुद्दे से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आर्गूमेंट मिल जाएंगे, लेकिन कुछ आर्गूमेंट ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। उनको भी एक बार देख लेते हैं उनमें क्या है। कुछ लोगों का कहना है कि ये किसी का इंटेंशन नहीं था कि पाइनएप्पल में क्रैकर्स डाल के उसको खिला दिए जाएं। उनका ये कहना है कि ये वाइल्ड बोर्स के लिए, यानी जंगली सूअरों के लिए लगाए गए थे, जो खेतों में आते हैं और फसलों को नष्ट करते हैं। 1 मिनट के लिए अगर इनकी बात मान भी ली जाए तो क्या फिर वाइल्ड बोर्स को, जंगली सूअरों को ऐसे मारना सही है? इसको ऐसे जस्टिफाई करना सही है? मेरे हिसाब से नहीं है। किसी भी जानवर को, चाहे वो किसी भी प्रजाति का हो, उसको इतने बुरे तरीके से मारना सही नहीं है। लेकिन उसका जवाब ये है कि केरल सरकार ने 2011 में कानून बनाया था कि जो जंगली सूअर हैं उनको मारा जा सकता है अगर वो नुकसान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिंगल फायर शॉट में मारने की इजाज़त है। उन्हें इस तरह से कोई भी एक्सप्लोजिव प्लांट करके मारने की इजाज़त नहीं है। दूसरा, उसको मारने की पूरी गाइडलाइन दी गई है, और उसके बदले में पोस्टमार्टम के बाद, या जो कुछ भी उनका प्रोसेस है, उसके बाद किसान को 500 रुपये दिए जाने का भी प्रावधान है। तो ये आर्गूमेंट यहाँ भी गलत साबित होता है कि ये जंगली सूअरों को मारने के लिए किया गया था। जंगली सूअरों को मारने का भी ये तरीका नहीं है। फिर उन लोगों का ये कहना है कि जैसे ही गाँव वालों को इसके बारे में पता चला, उन्होंने प्रशासन को सूचित किया, उन्होंने रिलेटेड अधिकारियों को बुलाया और कोशिशें की गई, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब रही। इसके जवाब में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमें ये कोशिशें करनी ही क्यों पड़ी, हमने ऐसे काम ही क्यों किए कि उसकी ये हालत हुई। फिर कुछ लोगों का अगला आर्गूमेंट ये भी है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए ऐसे एरियाज में रहना कितना खतरनाक है। आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे आउटरीच कर रहे हैं, आपको ये अंदाज़ा भी नहीं है कि वो किस खतरे के साथ रोज़ रहते हैं। तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि एक बार खुद से सवाल कीजिए, हम उनके घर में घुसे हैं या वो हमारे घरों में घुसे हैं? मैंने आज तक कोई ऐसा केस नहीं देखा या नहीं सुना जहाँ पे किसी जंगली जानवर ने आके किसी गाँव में या शहर में घर बना लिया हो। लेकिन ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों केस आपको मिल जाएंगे जब हमने जाके किसी शांत जंगल में अपना घर बना लिया हो, अपनी फैक्ट्रियां लगा ली हों,
या फिर किसी भी तरह से उनको हमने उजाड़ दिया हो। तो ये सारे आर्गुमेंट सिर्फ इससे भागने के तरीके हैं, ये किसी भी तरह से इस मौत को जस्टिफाई नहीं कर सकते। बाकी जो एलिफेंट्स भी अगर इस तरीके से मारे जा रहे हैं या कोई भी और जानवर इस तरीके से मारा जा रहा है तो वो सही नहीं है। फिर एक आर्गुमेंट आता है कि हम दो में से एक ही साइड ले सकते हैं, या तो हम किसान की साइड खड़े हो जाएं या हम जानवरों की साइड खड़े हो जाएं, क्योंकि ये जानवर किसानों का बहुत सारा नुकसान करते हैं इसलिए उन्हें मारना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फिर सवाल आता है कि ये फेलियर किसका है? ये कहीं ना कहीं हमारा कलेक्टिव फेलियर है, हमारे सिस्टम का फेलियर है, हमारी गवर्नेंस का फेलियर है। अगर हम किसान को प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए या फिर हमने उनके घर छीन लिए हैं ताकि वो मजबूर हो जाएंगे वो किसानों के खेत में घुसें, तो हमें इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए कि ये हमारा फेलियर है, इसमें जानवरों की कहीं कोई गलती नहीं है। दोबारा फिर कह रहा हूँ, इस चीज़ से भी हम उनको मारना जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद इस मामले पे पॉलिटिक्स भी हुई और जमकर पॉलिटिक्स हुई, जो कि गंदी पॉलिटिक्स है। मेनका गांधी जो एक एक्टिविस्ट हैं, वो किसी भी तरह से कांग्रेस को या राहुल गांधी को घेरने में लगी हुई हैं, जो बेहद शर्मनाक है। जैसे ही ये खबरें बाहर आई वैसे ही कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि ये घटना मलप्पुरम में हुई। मलप्पुरम को वो इसलिए जोड़ रहे थे कि वहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। उन लोगों का टारगेट ये था कि किसी तरह से इसको साबित कर दिया जाए कि मुस्लिमों ने मारा है और कारण ये बता दिया जाए कि ये गणेश जी से जुड़ा हुआ है, हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने इसे मारा। लेकिन ये सारी चीज़ें गलत हैं। ये मलप्पुरम में नहीं हुआ, ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट पलक्कड़ में हुआ, वहाँ के गाँव में हुआ। उसके बाद वो हथिनी जाके उस तालाब में खड़ी हो गई जब शायद उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। हमें पॉलिटिक्स से बचना चाहिए, हमें सॉल्यूशन खोजने चाहिए। और जब अगर ये बात शुरू हो ही गई है तो हमें सिर्फ हाथियों तक नहीं रुकना चाहिए, हमें दूसरे जानवरों के बारे में भी सोचना चाहिए, हमें इसके सॉल्यूशन के बारे में भी सोचना चाहिए। इसी कड़ी में अगर हम आगे बात करें तो एक ये बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये जो पक्षियों की प्रजाति है लगभग खत्म होने वाली है। खत्म होने वाली है या ख़त्म ही हो गई है पूरे तरीके से यूँ कहें, क्योंकि पूरी दुनिया में इसके मात्र 100 या फिर उससे भी कम बचे हैं। ये राजस्थान के डेजर्ट एरिया में या फिर पाकिस्तान के कुछ एरिया में पाए जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि पाकिस्तान के कुछ एरिया में इन्हें सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि इनके नाम में इंडियन है। इतनी ज़्यादा हेटेड हम इंसानों में हो गई है कि उनका शिकार ये लोग हो रहे हैं। और सिर्फ यही एक कारण नहीं है, दूसरा कारण ये भी है कि हमारी डेवलपमेंट की जो भूख है, हमने उसमें इतना जोर लगा दिया है कि हमने इनके नेचुरल हैबिटेट को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद हम इनकी हंटिंग करते हैं खाने के लिए, या और भी कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन इसके ख़त्म होने के जो 2 बड़े कारण हैं वो है, पहला इनका नेचुरल हैबिटेट ख़त्म हो जाना, दूसरा इनकी हंटिंग, जिसके ऊपर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हिमाचल से खबर आई थी कि वहाँ की 91 तहसीलों में बंदरों को मारने की इजाज़त दे दी गई है। अब आप ये सोचिए, 91 तहसीलों में अगर बंदरों को मारने की खुली इजाज़त दे दी गई है तो कितने मारे जाएंगे और किस किस तरीके से मारे जाएंगे। लेकिन हम वहाँ पे नहीं बोले। उससे भी अगर आगे बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में लाखों मैंगूज इसलिए मार दिए जाते हैं क्योंकि उनके बालों से हम पेंट ब्रश बनाते हैं। वैसे हम आर्ट की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, हम आर्ट में फीलिंग की बात करते हैं, लेकिन उसी आर्ट के लिए, उसी फीलिंग के लिए हमें एक जानवर को मारना पड़ रहा है। ये कहाँ तक जायज़ है? उससे भी अगर थोड़ा और आगे चलें, हम खुद पे आएँ तो सिर्फ और सिर्फ हमारे खाने के लिए, हमारे फूड के लिए 150 बिलियन जानवर हर साल मारे जा रहे हैं। ये नंबर छोटा नहीं है अगर आप सोचेंगे तो। और यकीन मानिए, जो भी वो स्लॉटरी हाउसेज हैं या जो भी वो बूचड़ खाने हैं, उनमें उन जानवरों को किसी भी तरह से वो मारते हों, वो तरीका आसान नहीं हो सकता, वो मौत आसान नहीं हो सकती। मैं एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो ये वेबसाइट आपको बताती है कि जैसे ही आपने ये वेबसाइट खोली, उसके बाद, उस टाइम के बाद, जब तक आप उस वेबसाइट पे हो, कितने जानवर अलग अलग कैटेगरी के मारे जा चुके हैं हमारे लिए या किसी और कारण से। इस वेबसाइट का ये बढ़ता नंबर देख के आपको समझ जाना चाहिए कि हम लोग किधर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया था और कुछ और भी इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन वो किसी भी तरह से कामयाब होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसको आप टाइगर्स के एग्जाम्पल से समझिए। उस टाइम पे लगभग 4000 टाइगर हिंदुस्तान में गिने गए थे, लेकिन 2008 में एक शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई जिसमें दिखाया गया कि सिर्फ लगभग 1400 टाइगर बचे हैं। और ये तब हुआ जब 34 साल तक हमने टाइगर को बचाने का प्रयास किया और $400 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए थे। हालांकि उस 2 साल के बाद एक बड़े सेंसस के डेटा में आया कि 1706 टाइगर जिंदा हैं, लेकिन फिर भी ये सोचने वाली बात है कि 34-35 सालों के इतने अथक प्रयासों के बाद, $400 बिलियन लगाने के बाद भी अगर टाइगर मर रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं और हमारी योजनाएं, हमारे इनिशिएटिव, हमारे एक्ट कहाँ तक कामयाब हैं।
ये सब यहाँ मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी एज पब्लिक भी जिम्मेदारी बनती है। और ज़्यादातर योजनाएं, ज़्यादातर इनिशिएटिव इसीलिए ख़त्म हो जाते हैं या फिर नाकामयाब हो जाते हैं क्योंकि हम उन्हें ग्राउंड पे फॉलो नहीं करते हैं। और कभी कभी यूँ लगता है कि आज की जो हमारी जनरेशन है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे रह गई है, हम वहीं पे हैशटैग चला के ट्वीट करके बात ख़त्म कर देते हैं। यही होगा इस केस में भी, मैं आप लोगों से साफ कहता हूँ। शायद मैं भी यही करूँगा, शायद आप भी यही करेंगे कि 2-4 दिन हम ट्वीट करेंगे, मैसेज करेंगे, एक दूसरे को अवेयर करेंगे, फ़ोटो शेयर करेंगे और बात ख़त्म। फिर हम ऐसे ही हो जाएंगे, फिर हमें किसी के मरने की, किसी के उजड़ने की कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण इस केस में हम ही हैं, हमारा अवेयर ना होना, हमारा इनसेंसिटिव हो जाना, हमारा मुद्दों से भटक जाना। और सबसे बड़ी बात जो गलती हम हमेशा करते हैं कि आज अगर इस फीमेल एलिफेंट के साथ कुछ गलत हुआ है तो हम सिर्फ उसी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हम किसी भी इनिशिएटिव को या किसी एक्ट को फॉलो करने की बात नहीं कर रहे हैं। आज अगर इसके लिए जो जिम्मेदार था उसको सज़ा मिल भी गई तो बाकी हाथियों का, बाकी जानवरों का क्या? हमें एक कलेक्टिव सोचना होगा, हमें एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। अगर एक एक हाथी को, एक एक जानवर को हम इंसाफ दिलाने लगे तो रोज़ 10, 15, 20 केस आएंगे, हम कभी इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। हमें अपने लोगों को एजुकेट करना होगा कि ये चीज़ें गलत हैं। गलत और सही का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ हम समझ गए तो ऐसी घटनाएँ कम हो जाएंगी और शायद किसी दिन ख़त्म भी हो जाएँ। ये बहुत आइडियल सिचुएशन है लेकिन उम्मीद की जा सकती है। बिना एजुकेशन के, बिना समझाइश के, बिना एक दूसरे के सहयोग के तो उम्मीद भी नहीं रहेगी। तो आप लोगों से मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया से ज़्यादा आप लोग ग्राउंड पे काम करें। इन चीज़ों को, जो एक्ट हमारे यहाँ पे हैं या जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट के हैं, उनको अप्लाई करने की बात करें, अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करें। और जो तरीके हम अपनी फसल को बचाने के या अपनी किसी भी तरीके की संपत्ति को बचाने के अपना रहे हैं, कोशिश करें कि वो तरीके ऐसे हों कि जिसमें इन जानवरों का नुकसान ना हो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद।